इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था का ये आपका अध्याय 13 होगा। अध्याय 13 में यहाँ पे हम अध्याय 13 के अंतर्गत यहाँ पर हम संघीय व्यवस्था जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेडरल सिस्टम, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम इस चीज़ को यहाँ पर शुरू करते हैं। अध्याय 13 फेडरल सिस्टम के बारे में। देखिए, राजनीति अर्थशास्त्री राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भाग एकड़ एवं संख्या में वर्गीकृत किया है। राजनीति शास्त्रियों ने देखिए राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के आधार पर राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के आधार के आधार की प्रकृति के क्षेत्रीय सरकार के आधार पर सरकार को दो भागों में एकड़ एवं संघीय सरकारों में वर्गीकृत किया है। कुछ मिटा हुआ इसके बाद आपके यहाँ पर कहता है, देखिए आपके परिभाषा के अनुसार एकल एकात्मक सरकार हुआ है। परिभाषा के अनुसार देखिए एकल एकात्मक सरकार हुआ है जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार हुआ है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक रूप है। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में यहाँ देखिए क्या संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघीय मॉडल में यहाँ देखिए संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। देखिए संघीय एवं एकात्मकता सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप में उल्लेखित किया गया है। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप में उल्लेखित किया गया है। अब देखिए पहला संघ शासन। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया जिसका अभिप्राय संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया क्षेत्र राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नाम जैसे राज्य जैसा कि अमेरिका में, या कैंटोन जैसा कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत जैसा कि कनाडा में, या गणतंत्र जैसा कि रूस में से पुकारा जाता है। विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है। वे हैं एकीकरण एवं विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े एवं मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में दूसरे मामले में बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है जहाँ राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के कनाडा में देखिए अमेरिका विश्व में पहला प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यह अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 तक। यह अमेरिकी क्रांति के बाद 1787 में बना। इसमें 50 राज्य मतलब 13 राज्य समाहित। इसमें 50 राज्य मतलब 13 राज्य समाहित है। संघीय शासन में कनाडा। संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांत, मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित भी काफ़ी पुराना है जो कि 1867 में निर्मित हुआ। अब देखिए भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। देखिए संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था के
संघीय निर्माताओं ने देखिए सॉरी संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। संविधान निर्माता ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। पहला, देखिए आपको दो कारणों से अपनाया। देश का विविध आकार, देखिए देश का विविध आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, देश का विविध आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। अब आपको देखिए संख्या से यहाँ देखिए कुछ आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन अब देखिए तालिका 53.1 देखिए तालिका 53.1 में यहाँ पर क्या है कि संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषता आपको यहाँ पे क्या देखिए संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषता आपको इस तालिका 53.1 में आपको दिया गया। अब देखिए संघीय सरकार की पहली विशेषता यहाँ देखिए संघीय सरकार की पहली विशेषता आपको दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकार। संघीय सरकार की पहली विशेषता आपको दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार दोनों। देखिए संघीय सरकार की पहली विशेषता है दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार दोनों। और संघीय सरकार की दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। संघीय सरकार की दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। और संघीय सरकार की तीसरी विशेषता आपको यहाँ पर है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय। संघीय सरकार की तीसरी विशेषता आपको है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार के साथ आपको संघीय सरकार की तीसरी विशेषता आपके यहाँ पर क्या है कि संघीय सरकार की तीसरी विशेषता आपको राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार का तीसरी विशेषता आपको है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार की तीसरी विशेषता है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। और संघीय सरकार की चौथी विशेषता आपको है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय सरकार की चौथी विशेषता आपके यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता। और संघीय सरकार की पांचवी विशेषता है कठोर संविधान। संघीय सरकार की पांचवी विशेषता है कठोर संविधान। और संघीय सरकार की छठी विशेषता आपके यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय सरकार की छठी विशेषता आपके यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका। और संघीय सरकार की सातवीं विशेषता है द्विसदनीय विधायिका। और संघीय सरकार की सातवीं विशेषता आपको है द्विसदनीय विधायिका आपको है। अब देखिए एकात्मक सरकार आपको देखिए एकात्मक सरकार की पहली विशेषता आपके यहाँ पर एकात्मक सरकार की पहली विशेषता हुआ एकल सरकार। एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। आपको एकात्मक सरकार की पहली विशेषता ये है कि एक एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संविधान लिखित भी हो सकता है फ्रांस या अलिखित ब्रिटेन में। संविधान लिखित भी हो सकता है। देखिए एकल सरकार की दूसरी विशेषता एकात्मक सरकार की दूसरी विशेषता ये है कि इसका संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। फ्रांस में एकात्मक शासन लेकिन उसका संविधान लिखित है। ब्रिटेन में भी एकात्मक शासन लेकिन उसका जो संविधान वो अलिखित है। अब कि एकात्मक सरकार का तीसरी विशेषता यहाँ पर कि शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता तथा समस्त शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। अब कि एकात्मक सरकार में ये होती है कि शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, समस्त शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है। अब एकात्मक सरकार की चौथी विशेषता आपकी ये है कि संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है जापान में और नहीं भी ब्रिटेन में। देखिए आपको एकात्मक सरकार में आपको चौथी विशेषता ये है कि संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी आपको एकात्मक सरकार की चौथी विशेषता आपको ये है कि संविधान सर्वोच्च भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जापान में एकात्मक सरकार लेकिन वहाँ की संविधान जो है वो सर्वोच्च है। लेकिन आपको ब्रिटेन में एकात्मक सरकार लेकिन वहाँ की संविधान सर्वोच्च नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या एकात्मक सरकार की पांचवी विशेषता ये है कि एकात्मक सरकार की पांचवी विशेषता है कि संविधान कठोर भी हो सकता है या लचीला दोनों। देखिए एकात्मक सरकार की पांचवी विशेषता आपके यहाँ पर क्या है संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी होता है। लेकिन फ्रांस में एकात्मक सरकार है लेकिन वहाँ का संविधान कठोर है। और ब्रिटेन में भी एकात्मक सरकार लेकिन वहाँ का संविधान क्या है लचीला है। अब आपको देखिए लचीला है। आपको एकात्मक सरकार का छठा पॉइंट आपको क्या न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एकात्मक सरकार का छठा पॉइंट है कि एकात्मक सरकार का छठा पॉइंट आपको यहाँ पर कि न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एकात्मक सरकार का छठा पॉइंट यहाँ पर है क्या न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और एकात्मक सरकार का आपको सातवां पॉइंट है क्या विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय भी हो सकती है। एकात्मक सरकार की सातवीं विशेषता आपके यहाँ पर कि विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय भी हो सकती है। अब देखिए चूंकि ब्रिटेन में आपको एकात्मक सरकार है और वहाँ की जो विधायिका है वो द्विसदनीय विधायिका है। चीन में भी आपको एकात्मक सरकार है लेकिन वहाँ की विधायिका आपको एक सदनीय है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर चलते आगे आपके यहाँ पर क्या आगे देखिए वैसे संविधान में कहीं भी आपको अब आप यहाँ देखिए कि वैसे संविधान में कहीं भी
देखिए वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग आपको नहीं किया गया है। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। इसके देखिए आपको भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती है। पहला आपको अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं। पहला आपको अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा आपको राज्यों के अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। दूसरा देखिए राज्यों के अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। फेडरेशन संघ क्योंकि वो अविभाज्य है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है। अब आप यहाँ देखिए भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारत संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करता है। पहला इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीके। दूसरा संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और तीसरा इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना। अब देखिए संविधान की संघीय विशेषता आपको देखिए भारतीय संविधान की संघीय विशेषता निम्नलिखित है। जिसमें पहला आपको यहाँ पर है राजद्वैध पहला आपके यहाँ पर द्वैध राज पद्धति है। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गई है। और प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा विदेशी मुद्रा संचार आदि को देखती है। जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था कृषि स्वास्थ्य स्थानीय प्रशासन आदि। अब देखिए दूसरा आपको यहाँ पर लिखित संविधान। अब दूसरा देखिए आपको लिखित संविधान हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए वर्तमान समय 2019 तक आपको वर्तमान समय में इसमें 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियाँ एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकार की शक्ति है उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। अतः ये दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति उत्पन्न नहीं होने देता। अतः ये दोनों के मध्य राज्य और क्षेत्र के मध्य गलतफहमी और असहमति उत्पन्न नहीं होने देता। अब यहाँ पर देखिए आगे पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कहना क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128 और कनाडा के संविधान में 127 अनुच्छेद थे। अमेरिकी संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद थे और ऑस्ट्रेलियाई संविधान में मूलतः 128 अनुच्छेद थे और कनाडा के संविधान में 127 अनुच्छेद थे। अब तीसरा पॉइंट देखिए 1951 से विभिन्न संशोधनों के जरिए 20 अनुच्छेद और 1 भाग 7 का लोप किया गया। 1951 से विभिन्न संशोधनों के जरिए 20 अनुच्छेद और 1 भाग 7वां भाग का लोप किया गया। जबकि लोप किया गया और करीब 95 अनुच्छेदों 4 भागों 4 का क 9 का ख और 14 का क और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया।
अब देखिए शक्तियों का विभाजन देखिए संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों में संबंधित सूची निहित है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। दो संबंधित सूची आपको निहित है। केंद्र में देखिए केंद्रीय सूची में 90 विषय है। केंद्रीय सूची में आपको 90 विषय, जिसमें मूलतः आपको 97 विषय था, मतलब शुरुआत में इसमें 97 विषय था, 97 विषय था। और राज्य सूची में 59 विषय, राज्य सूची में आपको 59 विषय हैं, जिसमें मूलतः आपको 66 था। राज्य सूची में आपको पहले 66 था, शुरुआत में 66 66 विषय था। और समवर्ती सूची में 52 विषय, अभी वर्तमान में है 52 विषय, जिसमें आपको मूलतः जो था वो आपको 47 विषय था। तो समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है, जबकि मूलतः जो था वो 47 विषय ही था। अब समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेष विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, अवशेष विषय जो अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए हैं। अब के संविधान की सर्वोच्चता में देखिए संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य देखिए संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानून के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। अब देखिए 5वां कठोर संविधान। तो 5वां आपको यहाँ पर कठोर संविधान। देखिए संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है, तभी अब देखिए कठोर 5वीं विशेषता कठोर। देखिए संविधान द्वारा शक्ति, देखिए आपको संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाई रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र, राज्य एवं न्यायिक संगठन से संबंधित है, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान स्तुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य होती है। देखिए आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 क्या हुआ है कि मतलब क्या है कि प्रत्येक सदन के सदस्यों की 2/3 दो तिहाई मतलब 2/3 बहुमत एवं मतदान तथा प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत आपको यहाँ पर है। इसमें आप एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, इसमें आपको ये है क्या कि देखिए प्रत्येक सदन के सदस्यों 2/3 देखिए 2/3 या जिसको बोलते 2/3 बहुमत एवं मतदान तथा प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। आपको आगे चलते पॉइंट 4 के बाद आपको आगे देखिए यहाँ पर आपको आगे है न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका आपको यहाँ पर है। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका देखिए संविधान ने 2 कारणों से संविधान ने आपको 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया। संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्त आदि। अब जो आपको यहाँ देखिए द्विसदनीय विधायिका देखिए संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। देखिए आपको संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा भारत के जो पूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है। देखिए राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों की हितों की रक्षा करता है। राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों की हितों की रक्षा करती है।
अब देखिए संविधान की एकात्मक विशेषता आपको यहाँ पे देखिए संविधान की एकात्मक विशेषता देखिए उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी है जो इस प्रकार है। पहला देखिए सशक्त केंद्र। पर आपको यहाँ देखिए सशक्त केंद्र के शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफी विरुद्ध है। और प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय है। और दूसरा केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है। समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। तीसरा भाग में समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया। अंततः अवशेष शक्तियों को भी देखिए अंततः अवशेष शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है। जबकि अमेरिका में यह राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। केंद्र को सशक्त बनाता है। देखिए राज अनस्वर नहीं है। देखिए अन्य का संघों के विपरीत दूसरी विशेषता आपको देखिए आपकी एकात्मक सरकार की देखिए अनस्वर नहीं। देखिए अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों की क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र सीमाओं या राज्य के नामों को परिवर्तित कर सकती है। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ आपको नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। इस तरह भारतीय संघ जो है वह भारतीय संघ आपको नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर केंद्र है। ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। अब देखिए एकल संविधान है। आप देखिए एकल संविधान सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी ढांचे का पालन करना राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। जिसमें जम्मू एवं कश्मीर एक अपवाद था जिसका अपना राज्य पृथक संविधान था। अपना पृथक संविधान देखिए अब वो खत्म हो गया फिलहाल के लिए। तो आपको देखिए पॉइंट 5 आपको देखिए 2019 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया है फिलहाल मोदी जी। अब आपका आगे देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट आपके यहाँ संविधान का लचीलापन देखिए अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन शक्ति सिर्फ केंद्र में संविधान संशोधन शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन प्रस्ताव रख सकता है। आपको पांचवा पॉइंट देखिए आपको राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्य प्रतिनिधित्व में आपके यहाँ आगे है कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव देखिए आपको राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अब देखिए राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव देखिए राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूप में महत्वता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के सुरक्षा कवच के समान होता है। अब देखिए आपात का छठा पॉइंट आपको आपातकालीन उपबंध देखिए संविधान 3 तरह का आपातकालीन उपबंध संविधान
संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित कर संविधान 3 तरह की संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। आपको पहला आपको देखिए राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल और तीसरा वित्त आपातकाल। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियाँ आ जाती हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियाँ आ जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। बिना किसी संविधान संशोधन के बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। फिर आपको देखिए एकल नागरिकता, फिर आपको यहाँ पे एकल नागरिकता, यहाँ पे देखिए एकल नागरिकता, यहाँ देखिए दोहरी व्यवस्था के बावजूद, देखिए दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए एकीकृत न्यायपालिका, देखिए आपको 8वां में एकीकृत न्यायपालिका यहाँ पे देखिए। अब कि भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था, देखिए न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों पर, देखिए न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था, दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था संघीय कानून, देखिए संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। अब देखिए आपको आगे नवा अमेरिका अखिल भारतीय सेवा देखिए अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएँ हैं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएँ हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएँ, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा जिसमें आपको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र सरकार केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया चिंतन भी होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। आपको 10वां यहाँ पर एकीकृत लेखा, आपको 10वां आपका पॉइंट है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी आपको यहाँ पर आपको 10वां पॉइंट है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी आपको है। देखिए भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है। भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है। लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्त बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है एवं इसके विपरीत देखिए आप इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। अब आपको 11 को देखिए राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार देखिए इस सूची के विषयों पर राज्य को काफ़ी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद के अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो। अब आपको देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, आपके यहाँ के 12 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति देखिए। राज्यपाल देखिए आपको राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया। अब क्या आगे 13 नंबर एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। आपको 13 नंबर देखिए एकीकृत निर्वाचन मशीनरी आपके यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग
देखिए चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग ना केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडल के चुनाव भी कराता है। लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन की अलग मशीनरी होती है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन की अलग मशीनरी होती है। अर्ध के 14 में राज्यों के विधेयक अर्ध के 14 में आपके राज्यों के विधेयक पर वीटो देखिए राज्यों के विधेयक पर वीटो देखिए राज्यपाल को राज्य विधानमंडल, आपको यहाँ देखिए राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इस तरह राष्ट्रपति के पास राज विधेयक पर इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है। लेकिन अमेरिका एवं ऑस्ट्रिया में राज्य स्वायत्त इकाई है। लेकिन अमेरिका एवं ऑस्ट्रिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अमेरिका एवं ऑस्ट्रिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम देखिए उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है और इसमें कई एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं। जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन, शक्ति का संतुलन है। जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञ द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। यह संविधान विशेषज्ञ द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंख्यक करार दिया। अब आपको यहाँ देखिए क्या संविधान के अनुसार भारतीय दो कारण एकात्मक होने के उत्तरदायी दो कारण है। पहला वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। और दूसरा तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था आपके यहाँ पर है। अभी हम देखिए क्या कि 2015 में योजना आयोग को एक नई निकाय नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अब आपको यहाँ पर आगे देखिए अब उन्होंने महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है। उन्होंने महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप में संघीय रूप में करते हैं। फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप में संघीय रूप में करते हैं। आपको आगे देखिए हालांकि अन्य राजनीति शास्त्र उक्त मतों से सहमत नहीं है। पॉल एपरबी कहते हैं कि पूरी तरह संज्ञा है। मॉरिस जॉन्स इसे सहमति वाला संघ कहते हैं। आइवर जेनिंग्स कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है। राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखी कवच के साथ ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं यह सहकारी संघ व्यवस्था है।
यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया, यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। अब कि भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महसूस करते थे कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज पद्धति की। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, ना ही राज्य संघियों की एजेंसियां हैं और ये एजेंसियां हैं। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, एक गंभीर शिकायत यह आई कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण राज्यों के संबंध के बारे में केंद्र एवं राज्यों के संबंध के बारे में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संहिता का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद द्वारा कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान है। विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी है। इसलिए यह कहना अनुचित है कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता, ना ही न्यायिक क्षेत्र को। अब बॉम्बई मामले, आपको यहाँ पे देखिए बॉम्बई मामले देखिए एसआर बॉम्बई बनाम भारत संविधान चुनाव मामला। एसआर बॉम्बई यहाँ पे एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में आपको आया था। बॉम्बई मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय और संविधान संघीय यह इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है। आपको पॉइंट नंबर 15 में आपके यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान सभा में भाषण द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई महत्व नहीं। आगे देखिए राज्यों का अपना इसका मतलब यह नहीं कि राज्य केंद्र पर ही निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। ये केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च ये केंद्र के उपग्रह एजेंट नहीं, अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च हैं। यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा। संविधान की आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता। ये अपवाद है। ये अपवाद नियम नहीं है। यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता। ये अपवाद है और अपवाद नियम नहीं। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा की मात्र नहीं है। बल्कि एक नियम है। हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यता के नियम। हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का परिणाम। वास्तव में भारत में संघीय व्यवस्था अग्रलिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तव में भारत में संघीय व्यवस्था अग्रलिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है।
अब यहाँ देखिए पहला कि सामान्य तरीके पर आपको सामान्यतः शक्तियों का पर आपको यहाँ पर सामान्यतः शक्तियों का विभाजन जिसके अंतर्गत राज्य देखिए जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य करते हैं। और दूसरा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार। अब यहाँ पर आपको क्या है कि भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघ देखिए भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के घोतक है। भारतीय राज पद्धति के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के घोतक है, जिसमें पहला आपको देखिए राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद उदाहरण के महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच आपको बेलगाम मसले पर। दूसरा नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद उदाहरण के कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल पर। और तीसरा देखिए आपको क्षेत्रीय दलों का उद्भव और उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आदि। चौथा आपको क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के राज्यों का गठन, जैसे कि मिजोरम एवं झारखंड। आपको देखिए पांचवा अपने विकास के राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग, अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग। आपको छठा आपको देखिए राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। आपको सातवां यहाँ पर क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना। जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। आपको यह देखिए यहाँ तक ये अध्ययन पूरी तरह से फिनिश होता है। अध्ययन और आपको यहाँ पर है अध्ययन 14 आपको है केंद्र राज्य संबंध। देखिए अध्ययन 14 जो आपके यहाँ पर है वो है केंद्र राज्य संबंध, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन बोलते हैं। अध्ययन 14 आपके यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध इसको पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को समझ सकते हैं। विधायी कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों को बंटवारा नहीं है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। जो केंद्रीय कानूनों की तरह राज्य कानूनों को लागू करते हैं। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है। तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों के लिए विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य के संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की है, जिसमें आपको पता है कि केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला आपको विधायी संबंध, दूसरा आपको प्रशासनिक संबंध एवं आपको अंतिम हम देखिए वित्तीय संबंध आपके यहाँ पर है। सबसे पहले जो आपके यहाँ पर विधायी संबंध इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर विधायी संबंध, आप इसको देख लीजिए, विधायी संबंध को देख लीजिए। देखिए संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त देखिए आपको क्या संविधान के भाग 11 में आपको क्या अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत
इसके अंतर्गत देखिए आप इसके अंतर्गत संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर राज्य क्षेत्र में संसदीय राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियाँ जिसमें पहला खुद के केंद्र और राज्य, देखिए पहला क्या है, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत, देखिए पहला क्या है, केंद्र और राज्य। पहला क्या है, केंद्र और राज्य, देखिए पहला क्या है, केंद्र और राज्य विधान के केंद्र और राज्य विधान के सीमांत, पहला क्या है, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत से, दूसरा आपको विधायी विषयों का बंटवारा, और तीसरा आपको राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, तीसरा आपको यहाँ पर राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, और आपको आगे है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, देखिए राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। फिर आपको आगे देखिए आपको केंद्र और राज्य विधान का, देखिए केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, देखिए केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, देखिए संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया, जिसमें पहला आपको है संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के कानून बना सकती है। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। पहला केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को, देखिए पहला को केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। केंद्र शासित राज्य, देखिए केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। दूसरा को राज्य, देखिए राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के पूरे विधान, देखिए अब दूसरा को देखिए राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के कानून बना सकता है। देखिए राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून राज्य को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। अब तीसरा हम देखिए केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। अब देखिए यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। पहला क्षेत्र आपको देखिए इस तरह का, जहाँ पर संसद कानून लागू नहीं होंगे। तो आपको देखिए पहला राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित के क्षेत्रों, शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के नियम बना सकते हैं। ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनियम संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संशासित प्रदेशों के संबंध इसे संसद के किसी अधिनियम को निश्चित या संशोधित करने का भी अधिकार है। अब आगे देखिए आपको राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। आपको तीसरा देखिए क्षेत्र के असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्रों में प्रयोज न कर या कुछ विशिष्ट
कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को देखिए, राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति, राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति, राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त 0 मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के पर्याप्त है। आपको देखिए दूसरा देखिए, आपको विधायी विषयों का बंटवारा, आपको दूसरा पॉइंट देखिए विधायी विषयों का बंटवारा आपके यहाँ देखिए, दूसरा को देखिए विधायी विषयों का बंटवारा। आपको दूसरा आपके क्या है कि दूसरा आपके यहाँ पर विधायी विषयों का बंटवारा आपके देखिए, विधायी विषयों का बंटवारा देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची प्रथम संघ सूची और संघ सूची संबंधित देखिए, संघ सूची संबंधित किसी भी मामले पर देखिए, संघ सूची संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में देखिए, इस सूची में इस समय 98 विषय है। इस सूची में इस समय आपको 98 विषय है, मूलतः आपको 97 ही थे। आज भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 98 है। प्रविष्टि संख्या 2 को 92 को और 92 को और 92 ख और 92 ग को जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 और प्रविष्टि 33, 92 और 97 ग को हटाया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि देखिए मूलतः आपके यहाँ देखिए, जैसे आपको रक्षा बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। अब दूसरा आपके यहाँ देखिए, राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय आपको राज्य सूची में सूची दूसरा आपको 59 विषय, जिसमें मूलतः आपको 66 विषय थे। जैसे कि आपको सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन बाजार आदि। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 66 है, लेकिन कुल प्रविष्टि आपको 59 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29, 36, 52 और 55 को हटाया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए तीसरा को देखिए समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय, मूलतः 47 विषय थे। जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल किया गया। 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल किया। वे हैं पैरा क शिक्षा, दूसरा ख वन और ग नाप एवं तोड़, घ नाप और तोड़ एवं घ वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और अंग है न्याय का प्रशासन। संविधान एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के संगठन। देखिए न्याय का प्रशासन अंतर्गत संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन। अब फिर आपके यहाँ देखिए अब की चौथा पॉइंट की संसद की शक्ति प्राप्त है कि वो भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है। भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रावधान का संदर्भ आपको संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र यदि कोई हो से बनता है। देखिए इस प्रावधान का संदर्भ आपको संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र यदि कोई हो से बनता है। आपको पांचवा पॉइंट 101 में 101 अधिनियम 2016 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए। 101 में कौन बोले कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए। आपको पांचवा देखा, आपको 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए। इसी अनुसार संसद राज विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित
अधिरोपित देखिए अधिरोपित वस्तु एवं सेवा अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है। पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए। यदि वस्तु एवं सेवा कर तथा दोनों की आपूर्ति अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य में की जा रही है। और कि अवशिष्ट विषय देखिए अवशिष्ट सूची से संबंध विषयों वे विषय जो 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं उनको हम अवशिष्ट सूची बोलते हैं। देखिए अवशिष्ट सूची से संबंध विषयों देखिए वे विषय जो 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं होते पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में आपको अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। देखिए इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय एवं अस्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। इस तरह संविधान जो आपको अनेकता में एकता का आपको देता है। इस तरह संविधान जो आपको है वो आपको उन्हें देखिए तो परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में आगे हम देखिए देखिए अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान में निहित अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान में निहित है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियाँ जो है वह संविधान में निहित है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रकृति अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। और कि भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है अर्थात संघीय प्रांतीय एवं समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियाँ उस समय ना तो संघीय विधायिका को अब क्या देखिए खास शक्तियाँ उस समय ना तो संघीय विधायिका को दी गई ना प्रांतीय विधायिका को बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया। अब देखिए संविधान में संघ सूची राज्य एवं समवर्ती सूची ऊपर रखा गया है। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। संविधान में आपको देखिए संघ सूची में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। देखिए और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समझा गया है और समवर्ती सूची को राज्य के ऊपर रखा गया अर्थात राज्य सूची ऊपर है। देखिए संघ सूची में राज्य सूची में देखिए समवर्ती और राज्य सूची में पर पूर्व वाली मान होगी। समवर्ती और राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान होगी, मतलब कि आपको ये संघ का जो कानून वही मान होगा। लेकिन यदि समवर्ती सूची किसी विषय को केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के सुरक्षित यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा। लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। आपको तीसरा राज्य क्षेत्र में संसद विधान देखिए आपको तीसरा यहाँ पर है राज्य क्षेत्र में देखिए आपको राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान देखिए केंद्र में राज्यों के बीच बंटवारे
केंद्र एवं राज्य देखिए केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल देखिए सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है लेकिन असमान काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में देखिए संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियां में कानून बनाए। राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों के में कानून बनाए। अब के पहले कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए। तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रावधान तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। अब क्या देखिए क्या यह व्यवस्था आपको राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर समान मुद्दे पर कानून बनाने के से नहीं रोकती है। यह व्यवस्था आपको राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है। लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। अब आपको आगे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम देखिए यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिकृत कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक यह व्यवस्था यदि यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती है। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होता, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहती है। आज के पॉइंट नंबर 3 और 3A में पॉइंट नंबर 3 आपकी अभी अंतिम प्रविष्टि संख्या 27 है। इसमें कुल संख्या 52 है। इसमें कुल संख्या आपको 52 मतलब जो आपको राष्ट्र सूची है उसमें अंतिम प्रविष्टि संख्या 27 है। लेकिन इसमें कुल संख्या आपको 52 है। लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 को 17 ख और 20 को और 33 को जोड़ा गया। आज के 3 का एम देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में वस्तु एवं सेवा कर प्रावधान जोड़ा गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आपको वस्तु एवं सेवा कर प्रावधान जोड़ा गया। फिर आगे हम चलते हैं अब के राज्यों के अनुरोध की अवस्था में देखिए राज्यों के अनुरोध की अवस्था में आप क्या देखिए राज्यों के अनुरोध की अवस्था में देखिए जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, ना कि संबंधित राज्य। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, ना कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के
तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर सीधे सख्ती प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल के कानून राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब आपको आगे यहाँ देखिए कि राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनी उदाहरण इस प्रकार आपको हैं। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियम अधिनियम 1976 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को आपको लागू करना है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ इसमें पहले आपको यहाँ पर क्या कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना देखिए संसद राज्य सूची किसी मसले को देखिए संसद राज्य सूची किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग बनाती है। प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण आपको उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण संबंधित विधान और ट्रिप्स TRIPS। अब क्या देखिए राष्ट्रपति शासन द्वारा देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन उपरांत कि इस कानून को प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है। परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित या राज्य विधानमंडल नियंत्रण देखिए अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान राज्य सूची देखिए अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान देखिए अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। पहला आपको देखिए राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए राज्य सूची संबंधित किसी विधान पर सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सलाह का एक उदाहरण के व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक आपको देखिए पॉइंट नंबर 2 आपको जो ये थोड़ा सा मिटा हुआ है इसको पूरा कन्फर्म नहीं पढ़ा जा सकता है, इसको कैसे खोज दिया जाए।
आपको देखिए तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। देखिए केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। अब उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने शक्तिशाली कर रखी है। इस संबंध सरकार 1988 ईस्वी तक तो सरकारी आयोग 1983 से इस संबंध सरकारी आयोग 1983 ने पाया कि संघीय व्यवस्था केंद्र में राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकराव को शांत करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। केंद्र की व्यवस्था की इस स्थिति को समाप्त किया गया। देखिए यदि केंद्र की व्यवस्था की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभाव का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारे द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप विधित अड़चने भ्रांति इत्यादि जैसे अनेकानेक कारण है जो अंततोगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता समान केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे ही हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय व्यवस्था की यह नीति देखिए इससे हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार आपको संघीय व्यवस्था देखिए इस प्रकार संघीय व्यवस्था की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। इस प्रकार संघीय व्यवस्था की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। अब पॉइंट 4 में आपके यहाँ है कि वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपको यहाँ पर आते हैं, देखिए आपको यहाँ पर आगे हैं कि प्रशासनिक संबंध आपको यहाँ पर देखिए संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी आपको है। अब देखिए आपको कार्यकारी शक्तियों को बंटवारा देखिए केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों को बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ पूरे भारत में स्थित है। पहला उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। अर्थात संघ सूची विषय और दूसरा किसी संधि या समझौते के तहत प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है। अर्थात राज्य सूची विषय आपको यहाँ पर है। अब वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त है। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त है अर्थात समवर्ती सूची विषय उनमें कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में निहित होती है। सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त कर। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित करें। पॉइंट नंबर 5 देखिए उदाहरण के समवर्ती सूची की विशेष आवश्यक वस्तु एवं अधिनियम को संसद द्वारा इस संबंध में बनाया गया जिसमें कार्यकारी शक्ति को केंद्र में निहित रखा गया। उदाहरण के समवर्ती सूची की विशेष आवश्यक वस्तु अधिनियम को संसद द्वारा इस संबंध में बनाया गया जिसमें कार्यकारी शक्ति को केंद्र में निहित रखा गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है
फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर देखिए राज्य एवं केंद्र के दायित्व देखिए, राज्य एवं केंद्र के दायित्व आपको देखिए, संविधान ने देखिए, संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए। पारा जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान वो राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला आपको जहाँ राज्यों पर साधारण दायित्व वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष है। वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका कह सकते हैं। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तृत है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती है कि केंद्र एवं कानून देखिए दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तृत है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती है कि केंद्र का कानून उसके कानून ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र का कानून उसके कानून ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से हैं। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत अपराध में राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको देखिए राज्यों को केंद्र के निर्देश यहाँ देखिए इन दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र को अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों को अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। अब पहला संचार के साधनों को बनाए रखना एवं उनका रखरखाव करे। संचार के साधनों को बनाए रखना एवं उनका रखरखाव करे। दूसरा राज्य में रेलवे की संपत्ति रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। और तीसरा देखिए प्राथमिक शिक्षा का स्तर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। प्राथमिक शिक्षा का स्तर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। और चौथा आपको यहाँ पर कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों कल्याण की विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करें। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करें। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ अनुच्छेद दिया गया है। आपको उस अनुच्छेद को यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपको देखिए तालिका 14.1 आपको केंद्र राज्य विधायी संबंध से जुड़े अनुच्छेद 1 नजर देखिए। आपको तालिका 14.1 आपको केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े अनुच्छेद 1 नजर देखिए। आपको अनुच्छेद 245 जो आपको संसद द्वारा अनुच्छेद 245 आपको संसद द्वारा अनुच्छेद 245 जो आपको संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा देखिए संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार आपको है। अनुच्छेद 245 आपको कहता है कि संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं को द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार आपको है। अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 246 आपको कहता है क्या? अनुच्छेद 246 आपको कहता है संसद द्वारा आपको कहता है क्या कि संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। आपको अनुच्छेद 246 आपको कहता है क्या? संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। देखिए आपको अनुच्छेद 246 ए यहाँ पर कहता है। अनुच्छेद 246 ए कहता है वस्तु और सेवा कर के संबंध विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 246 ए हम कहते वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान आपको है।
अनुच्छेद 227 आपको यहाँ पर अनुच्छेद 227 यहाँ पर आपको है कि कतिपय अनुच्छेद 227 आपके यहाँ कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों के देखिए कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार, कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार अनुच्छेद 227 आपके यहाँ पर अनुच्छेद 228 से अनुच्छेद 228 में आपको भी देखिए अनुच्छेद 228 में आपके यहाँ पर क्या विधायन की अवशेष शक्तियाँ, अनुच्छेद 228 में आपको विधायन की अवशेष शक्तियाँ विधायन की अवशेष शक्तियाँ आपको अनुच्छेद 228 में ही आपको विधायन की अवशेष शक्तियाँ आपको है। अनुच्छेद 249 देखिए अनुच्छेद 249 में आपको अनुच्छेद 249 में आपको राष्ट्रहित में आपको राज्य सूची संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 249 देखिए अनुच्छेद 249 में आपको राष्ट्रहित में राष्ट्र सूची में ही आपको राष्ट्र सूची संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 249 में ही आपको अनुच्छेद 249 में ही राष्ट्रहित में राज्य सूची संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 249 में ही आपको क्या है, अनुच्छेद 249 में ही राष्ट्रहित में राज्य सूची संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 250 देखिए अनुच्छेद 250 में आपको राष्ट्र सूची किसी विषय पर अनुच्छेद 250 में आपको राष्ट्र सूची किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको अनुच्छेद 250 में आपको राष्ट्र सूची किसी अनुच्छेद 250 में आपको क्या कि राष्ट्र सूची किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको है। अनुच्छेद 250 में राष्ट्र सूची किसी अनुच्छेद 250 में ही आपको क्या है कि राष्ट्र सूची किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको अनुच्छेद 250 में अनुच्छेद 250 में ही राष्ट्र सूची किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति आपको है। और अनुच्छेद 251 में अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच आपको असंगतता। अनुच्छेद 251 में कहता है कि अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता आपके यहाँ पर है। आपके अनुच्छेद 252 में हम क्या है कि अनुच्छेद 252 कहता है दो या अधिक राज्यों के उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। लेकिन अनुच्छेद 252 आपको क्या है कि दो या अधिक राज्यों के उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। अनुच्छेद 253 कहता है क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के विधान। अनुच्छेद 253 आपको कहता है क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के विधान। अनुच्छेद 253 आपको कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधान। अंतर्राष्ट्रीय 253 आपको यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 253 आपके यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के विधान आपको अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के विधान आपको अनुच्छेद 253 आपको है। आपका अनुच्छेद 254 आपके यहाँ पर अनुच्छेद 254 आपका क्या है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून चौवन आपके यहाँ पे संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति आपको अनुच्छेद 254 में आपको है। अनुच्छेद 255 आपको अनुशंसाओं आपको अनुशंसाओं एवं पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत है। अनुच्छेद 255 में आपको अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत आपको है। अनुच्छेद 255 आपको अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत आपको है। फिर आपको आगे हम देखिए आपको यहाँ पर है आपको आगे यहाँ पर देखिए राज्यों को केंद्र के निर्देश आपको ये हो गया था। आपको राज्यों को केंद्र के निर्देश को फिर से हम देख लेंगे कि आपको आगे राज्यों को केंद्र के निर्देश को फिर से देखिए राज्यों को केंद्र के निर्देश के ऊपर फिर से देखिए इन दो मामलों का अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। पहला, संचार के साधनों को बनाए एवं उनका रखरखाव करे। दूसरा, राज्य में रेलवे संपत्ति रक्षा करे। और तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई
अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। और चौथा आपके यहाँ पे कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों में लागू होते हैं। आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर कि आपको कार्यों करके आपको आगे यहाँ पर कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधि देखिए। यहाँ पर कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधि हम देखिए। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधि देखिए। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तक केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य राष्ट्र सूची व संसद से कानून बनाने को नहीं कर सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विविधता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया। संविधान ने कठोरता एवं विविधता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकते हैं। इसी तरह एक राज्य कार्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। अब आपसी समझौते का यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। आपसी समझौते का यह मामला आपको सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। आपके यहाँ के 5.5 देखिए। यहाँ पर उदाहरण के समर्थित सूची के विषय से आवश्यक वस्तु अधिनियम को संसद व इस संबंध में बनाया गया, जिसमें कार्यकारी शक्ति को केंद्र में निहित रखा गया। उदाहरण के समर्थित सूची उदाहरण का 5.5 में उदाहरण के समर्थित सूची के विषय से आवश्यक वस्तु अधिनियम को संसद व इस संबंध में बनाया गया, जिसमें कार्यकारी शक्ति को केंद्र में निहित रखा गया। अब आपको आगे आपको यहाँ पर क्या कि देखिए संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है। केंद्र राज्यों की बिना सहमति की परिस्थितिवश ऐसा कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्ति को आवंटन एवं कार्यारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। यद्यपि यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस पर संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं कार्यारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। यद्यपि यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र में राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जहाँ केंद्र दोनों रीतियों को प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीति को ही अपना सकता है। आपको फिर देखिए आपको आगे यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग हम देखिए। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला, संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। और दूसरा देखिए आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। आपको यहाँ पर देखिए आगे की आपको देखिए तीसरा आपको पॉइंट देखिए केंद्र एवं राज्य। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियम हो, रिकॉर्ड हो।
के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र में राज्यों में लोक अधिनियम, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। आपको चौथा पॉइंट आपके यहाँ पे है, क्या संसद संवैधानिक उद्देश्यों से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंत संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। आपका आगे देखिए यहाँ पर संसद, देखिए संसद संवैधानिक उद्देश्यों के अतिरिक्त, देखिए संसद संवैधानिक उद्देश्यों के अतिरिक्त संसद का गठन कर सकती है। अब आपको अगर किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्यों की सेवाएं बटी हुई है, जिन्हें केंद्रीय सेवा या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इनमें देखिए इसमें अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल है। इन सेवाओं का अधिकार केंद्र और राज्यों के अंतर उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। अब फिर आपको आगे इन सेवाओं को केंद्र और राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का। इन पर पूर्ण नियंत्रण को केंद्र सरकार का एवं तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। देखिए इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के स्थान पर आईएएस और भारतीय पुलिस आईपी के स्थान पर आईपीएस नाम दिया गया। जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। 1966 में भारतीय वन सेवा आईएफएस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्य सेवा की व्यवस्था के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्य सेवा की व्यवस्था के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। देखिए इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुरूप किया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकार होते एवं उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। अब यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और सक्षम को यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और सक्षम को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इन सेवाओं का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। इन सेवाओं का समर्थन राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन रखरखाव, केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन रखरखाव में, और दूसरा पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में, और तीसरा को केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। यहाँ देखिए संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्था में अपनाया गया है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में सिविल संघीय सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं अपनाई जाती है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती है। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति आपको द्वैध नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होगी। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होगी, किंतु इसका एक अपवाद भी हो, किंतु इसका होगा। यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन स्तर को बनाए रखने के रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निस्संदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्ति किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को अधिकार दिया कि वे अपनी लोक सेवा गठन करें। अखिल भारतीय सेवा है तो अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हो।
इसके द्वारा आपको चयनित प्रशासकों हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते होता इन राजनीतिक मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। आपके यहाँ पर क्या को आगे आपके यहाँ पर कहता है लोक सेवा आयोग। आगे देखिए लोक सेवा आयोग का हम देखें कि लोक सेवा आयोग देखिए लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में क्या देखिए लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निमित्त है। देखिए लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध आपको निमित्त है, जिसमें राज्य लोक सेवा देखिए राज्य लोक सेवा आयोग देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति यद्यपि की जाती है। राज्य लोक की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति पता है क्या कि आगे देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC देखिए JSPSC का गठन संबंधित विधानमंडल का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष देखिए इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति देखिए इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आपको तीसरा देखिए क्या कि राज्यपाल का अनुरोध राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। राज्यपाल का अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। चौथा आपके यहाँ देखिए संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन संघ लोक सेवा आयोग आपको योजनाओं के क्रियान्वयन संयुक्त भर्ती आदि राज्यों की सहायता ये 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। संघ लोक सेवा आयोग आपको योजनाओं के क्रियान्वयन संयुक्त भर्ती आदि राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है आगे आपके यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।